नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भाषा कौशल के विषय में पढ़ रहे थे, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज के विषय में, और पहले के वीडियो में हमने श्रवण कौशल के विषय में पढ़ा। आज हम मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपका आज का वीडियो। भाषण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अपने भावों व मौखिक भावों व विचारों की अभिव्यक्ति। भाषण भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। अपने भाव व विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति भाषण कहलाती है। भाषण में विचारों व भावों का प्रकटीकरण होता है। वे विचार या भाव जब अजनबी व्यक्ति पर प्रकट किए जाते हैं और उनसे भावों का योग बिल्कुल नहीं होता तो उसे औपचारिक वार्तालाप कहा जाता है। यह वार्तालाप विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हवाई जहाज यात्रा के दौरान आदि समय में किया जाता है। इसमें हृदयगत बातों के लिए गुंजाइश नहीं होती, परंतु जब हम मित्रों, पड़ोसियों, सगे संबंधियों के साथ वार्तालाप करते हैं तो उसे अनौपचारिक वार्तालाप कहते हैं। ऐसे वार्तालाप में हृदयगत भावों को खुलकर प्रकट किया जाता है। श्रवण के माध्यम से हम विचारों का आदान करते हैं तो भाषण के माध्यम से विचारों का प्रदान। भाषण में शुद्ध उच्चारण एवं अभिव्यक्ति का प्रमुख योगदान होता है। भाषण प्रभावी बनाने के लिए शुद्ध उच्चारण, स्वराघात, बल, लय, विराम, गति अथवा धारा प्रवाहिता, आवाज में भावानुकूलता, आरोह अवरोह, सुयोग्य शारीरिक हलचल, मुद्राएं एवं अदाकारी, हाव भाव आदि बातें ध्यान रखना आवश्यक है। उद्देश्य क्या है? अच्छा, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य देख लेते हैं। छात्रों में सहज भाव से अपनी बात कहने की योग्यता विकसित करना, शुद्ध, स्पष्ट व प्रवाहयुक्त वाणी में वार्तालाप व भाषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, भावानुकूल आरोह अवरोह, बल अनुतान का ध्यान रखकर मौखिक अभिव्यक्ति के योग्य बनाना, स्वागत, परिचय, धन्यवाद, कृतज्ञता, संवेदना आदि के लिए उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना, छात्रों को उचित अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर आत्मविश्वास एवं अपेक्षित हावभाव सहित बोलने में निपुण बनाना, छात्रों को सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि विषयों पर आयोजित वार्तालापों एवं परिचर्चाओं में भाग लेने योग्य बनाना, छात्रों में स्वाभाविकता का विकास कर प्रश्नों के तत्काल उत्तर देने के योग्य बनाना। महत्व, अभिव्यक्ति कौशल का महत्व देख लेते हैं। भाषण द्वारा आत्माभिव्यक्ति सुदृढ़ होती है। छात्र उचित हाव भाव से आवाज में उतार चढ़ाव द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वर्तमान समय में हिंदी भाषा का महत्व कम होता जा रहा है। भाषण ही वह माध्यम है जो हिंदी भाषा का प्रचार कर सकता है व उसके स्वरूप की रक्षा कर सकता है। ज्ञानदान का प्रमुख साधन भाषण ही है। आज के छात्र पढ़ने से ज़्यादा भाषण व श्रवण में रुचि रखते हैं। भाषण द्वारा मनोरंजन किया जा सकता है। विभिन्न चुटकुलों, कहानियों, संवादों आदि द्वारा छात्रों का मनोरंजन भी किया जा सकता है। किसी स्थान, घटना, चरित्र आदि का वर्णन एवं कथन भी भाषण द्वारा संभव है। पठन एवं लिखित सामग्री की समीक्षात्मक आलोचना भाषण द्वारा की जाती है। वाद विवाद मौखिक भाव प्रकाशन का उत्तम साधन है। भाषण द्वारा छात्र विषय के पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। भाषण अथवा मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित त्रुटियां व दोष। मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण व विचार विमर्श में स्पष्टता, सरलता एवं प्रभावोत्पादकता जैसे गुणों का अभाव ही मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण को दोषपूर्ण बनाता है। ये दोष क्या है उस प्रकार देखते हैं। महत्व के बाद दोष। वर्णों का ज्ञान न होना, श का उच्चारण, उपयुक्त उच्चारण, वर्णों पर अनुस्वार व अनुनासिका का प्रयोग न कर पाना आदि के कारण मौखिक अभिव्यक्ति में दोष आ जाते हैं। शारीरिक दोष,
नाक, ओठ, जीवा, स्वरयंत्र, कंठ, दंत आदि में किसी प्रकार के दोष होने के कारण भाषण की प्रभावकता में कमी आ जाती है। प्रवाह व ओजस्विता का अभाव, कभी कभी कविता अथवा अन्य पाठों के पठन व अभिव्यक्ति के समय प्रवाह व ओजस्विता न होने के कारण अभिव्यक्ति अथवा भाषण में कमियां आ जाती हैं। वक्ता के स्वर में ओज और वाणी में प्रवाह न होने के कारण मौखिक अभिव्यक्ति भाव एवं रसहीन हो जाती है। विचारों का क्रमबद्ध न होना, जब वक्ता के विचार बिखर जाते हैं, उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है तो भाषण कम प्रभावपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक दोष, छात्रों के अनावश्यक संकोच, भय, भ्रम, झिझक, क्रोधहीन भावना आदि के भाव उत्पन्न होने के कारण मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविक रूप से दोष आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप मौखिक अभिव्यक्ति में हकलाना, तुतलाना, हड़बड़ाना आदि दोष दिखाई देते हैं। अशुद्ध उच्चारण, प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार शुद्ध उच्चारण है। यदि उच्चारण अशुद्ध हो जाए तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाती है। अशुद्ध उच्चारण के दोष के निम्नलिखित कारण हैं। अच्छा, अशुद्ध उच्चारण क्यों होता है उसके कारण बताए हैं, 10 कारण हैं, देख लेते हैं। वर्णों के शुद्ध उच्चारण का अज्ञान, हिंदी भाषा की एक विशेषता यह है कि उसका जैसा अक्षर विन्यास है ठीक वैसा ही उसका उच्चारण है, फिर भी कई वर्ण और शब्द ध्वनि रूप की अज्ञानता के कारण अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। उदाहरण, खींचना को खींचना, प्रताप को प्रताप कहना, प्रश्न को प्रश्न कहना, वृक्ष को वृक्ष कहना आदि। क्षेत्रीय बोलियों अथवा प्रांतीयता का प्रभाव, उदाहरण, जिस प्रकार पंजाब के लोग क, ख, ग के बदले क्रमशः का, खा, गा बोलते हैं। बंगाल के प्रत्येक स्वर को वोष्टम बनाकर क, ख, ग के बदले को, खो, गो बोलते हैं। पूर्व में य के बदले ज बोलते हैं, जैसे जजमान। यजमान को जजमान। अन्य भाषाओं का प्रभाव, हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं का भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके उच्चारण में दोष आ गए हैं। हिंदी का क, ख, ग, के, खे, गे हो गया है। इसी प्रकार सुबह का सुबहो, श्री का सीरी, मेरठ का मीरठ। इसी प्रभाव के कारण अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने के कारण भी उच्चारण में अशुद्धता आई है। भौगोलिक कारण, भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वर यंत्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ठंडे क्षेत्र तथा गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जलवायु के कारण कई अक्षरों के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण, र को ल कहना, ट को त आदि। मॉन्टेसरी को मोंटेसरी, स्कूल को स्कूल कहना। शारीरिक कारण, कुछ बच्चों के उच्चारण यंत्र, कंठ, तालु, ओठ, दांत आदि में ऐसा विकार होता है कि वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उच्चारण यंत्रों में कमियां आने से भी उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। अध्यापक की अयोग्यता, उच्चारण की शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। छात्र उसी का अनुकरण करते हैं। यदि हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक हिंदी का अधूरा ज्ञान रखता हो तो उसका अशुद्ध उच्चारण करता हो तो छात्र उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण छात्र भी करेंगे। पर्यावरण का प्रभाव, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यदि बच्चे के पर्यावरण में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो बालक भी अशुद्ध उच्चारण करेगा। अति शीघ्रता या असावधानी, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह किसी कार्य को बहुत जल्दी करना चाहता है। शब्दोच्चारण में भी यही बात पाई जाती है। फलस्वरूप शब्द का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता। उदाहरण, डॉक्टर को डाक, विजय को विजय, मास्टर साहब को माँ साहब। दोषपूर्ण आदतें, किसी भी व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक आदतें होती हैं जिसके कारण वह अशुद्ध उच्चारण करता है। जैसे उदाहरण, कोई नाक का अधिक प्रयोग करता है और कहाँ को कहाँ, फासला को फांसला कहता है। रुक रुक कर बोलना, हड़बड़ाना, दो दो तीन तीन शब्दों के बाद अ कहना।
दो दो तीन तीन शब्दों के बाद अ कहना, किसी की नकल करके बोलना अशुद्ध उच्चारण के कारण है। अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। कुछ छात्रों को अक्षरों अथवा तथा मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जिससे उनका उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। वे बोलने अथवा पढ़ने में उच्चारण अशुद्धियां करते हैं। संयुक्ताक्षरों के संबंध में यह भूल अधिक होती है। नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। नागरी ध्वनियों में अंग, इय, ऋ, ख, ज्ञ, छ आदि ध्वनियों का प्रयोग बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण अनिश्चित सा हो जाता है। इसके लिए उसके उच्चारण में बहुता भूल की संभावना रहती है। और लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। उच्चारण दोष के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है। भय, संकोच, शंका, शीघ्रता, हीन भावना आदि। इससे कुछ छात्र थथलाते हैं या लापरवाही से काम लेते हैं और अशुद्ध उच्चारण करते हैं। अच्छा, इसके उपाय बताए हैं। बालक के अशुद्ध उच्चारण को ठीक करने के लिए हमें अग्रलिखित उपाय करने चाहिए। अगर आपका उच्चारण खराब है तो उसे सही कैसे किया जाए। पहला, उच्चारण अंगों की चिकित्सा, मतलब जो उच्चारण अंग खराब है उसका आप डॉक्टरी इलाज करें। यदि किसी बच्चे के उच्चारण अंग में कोई विकार हो तो उसकी उचित चिकित्सा करानी चाहिए। उच्चारण प्रक्रिया में श्वास नलिका, कंठ, जीभ, वर्ष, नाक, वोट्स, तालु, मूर्धा, दांत आदि का प्रयोग होता है। इन अंगों में दोष आने पर उच्चारण के प्रभावित होने की संभावना रहती है। उच्चारण अंग के ठीक होने के पश्चात ही शुद्ध उच्चारण की आशा की जा सकती है। दूसरा है शुद्ध उच्चारण वाले लोगों की संगत। अगर आपका उच्चारण खराब है तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहें कि जिसका उच्चारण सही हो। कैसे होगा? उच्चारण की शिक्षा अनुकरण द्वारा ही दी जाती है। बालक में वैसे भी अनुकरण की अपूर्व क्षमता होती है। यदि बच्चों को शुद्ध बोलने वाले लोगों, विद्वानों आदि के साथ रखा जाए तो उनमें उच्चारण दोष का भय नहीं रहता। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तथा रेडियो द्वारा भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जा सकती है। नागरी ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराना। अध्यापक को ध्वनि तत्वों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर व्यंजन से लेकर कठिन उच्चारणों की शिक्षा ठीक ढंग से देनी चाहिए ताकि वे ठीक उच्चारण सीख सकें। इसके साथ ही उसे अर्ध स्वरों, अर्ध व्यंजनों, संयुक्ताक्षरों तथा संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान से उच्चारण सिखाना चाहिए। ध्वनि यंत्रों का ज्ञान कराना। बालकों को यह बताना जरूरी है कि ध्वनियाँ कैसे बनती है। ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, वोष्ठ अथवा अन्य विभिन्न उच्चारण स्थानों का क्या योगदान है। उच्चारण स्थानों को गलत प्रयोग से उच्चारण कैसे अशुद्ध हो जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर होता है। स्वर और व्यंजनों में क्या भेद है। इन ध्वनियों के समझाने के लिए निम्न दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता ले सकते हैं। पहला, ध्वनि यंत्रों का चित्र, सिर और ग्रीवा का मॉडल, दर्पण, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण की शिक्षा के बिना छात्रों का उच्चारण दोष दूर नहीं हो सकता। यह वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला, बाह्य प्रयत्न के आधार पर सभी वर्ण श्वास और नाद में अल्प प्राण और महाप्राण में बट जाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, विकृत ध्वनियों का पृथक्करण हो जाता है और उच्चारण की प्रकृति के आधार पर स्वर, ह्रस्व, दीर्घ आदि में और अन्य वर्ण स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, उच्छिप्त, अनुनासिक में विभक्त हो जाते हैं। उच्चारण स्थल के स्थान के आधार पर वर्ण, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंतोष्ठ बन जाते हैं। हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियों का अभ्यास। हिंदी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में विद्यार्थी गलती करते हैं। उनका परस्पर भेद सिखाना आवश्यक है। यह ध्वनियाँ हैं र, श, न, ण, व तथा ब, ड, द आदि। अध्यापक को इस संदर्भ में विशेष सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। बल, विराम तथा सस्वर पाठन का अभ्यास। शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थभेद एवं भाव भेद का ज्ञान होता है। बोलते अथवा पढ़ते समय यथास्थान विराम लेना भी आवश्यक होता है। उचित लय, प्रवाह और गति की शुद्धता के लिए ये जरूरी होते हैं। आवृत्ति और पुनरावृत्ति के नियम का पालन। जिस अक्षर को बालक अशुद्ध बोलते हैं उसकी तथा सारे शब्द की आवृत्ति करानी चाहिए।
यदि सारे वाक्य की ड्रिल कराई जाए तो और भी अच्छा रहेगा। यह एक मनोवैज्ञानिक ढंग है। पुस्तकीय पाठ का शुद्ध वाचन। पहले अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करें, इसके उपरांत वह छात्रों से शुद्ध वाचन करवाएं। अगला है उच्चारण प्रतियोगिताएं करवाकर। कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उसका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वथा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए। और विश्लेषण विधि का प्रयोग। सम्मिलित में ऐसे ऐसे बॉक्स बनाकर सम्मिलित इसी प्रकार अन्य जटिल शब्दों का विश्लेषण करके शुद्ध उच्चारण करवाकर किया जा सकता है। भाषण का संवाद प्रतियोगिताएं करवाकर। भाषण व संवाद प्रतियोगिताएं करवाकर। नाटक, संवाद, भाषण आदि में उन्हीं छात्रों को सहभागी होने का अवसर दिया जाए जिनके उच्चारण अशुद्ध हों। बार बार अभ्यास से उच्चारण शुद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा कौशल में मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उनके उद्देश्य, महत्व और त्रुटियाँ, उसके बाद उसके त्रुटियाँ, अशुद्ध उच्चारण के दोष के कारण बताएं और दोष दूर करने के उपाय भी बताए हैं। और उपायों के साथ ये जो है आज का लेक्चर जो है मौखिक अभिव्यक्ति का यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।